हेलो डियर चैंपियंस। आई होप, आई बिलीव, आई विश कि आप सभी लोग अपनी हेल्थ और फिटनेस का अच्छी तरीके से ध्यान रख रहे होंगे और आने वाले सभी एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू टॉप रैंकर सुपर ग्रेड्स टू दिस वंडरफुल सीरीज, जिसमें हम आईपी मैट इंदौर 2024 का पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ये क्यूए का जो एमसीक्यूज वाला पार्ट होता है उसका थर्ड सेशन है। इन दी फर्स्ट टू सेशंस हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। एज आई सेड इन दी लास्ट टू सेशंस ऑल्सो कि इस सीरीज में आपको फुल सॉल्यूशंस मिलेंगे। फुल सॉल्यूशंस के साथ साथ आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन, इन केस किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई ट्रिक है, शॉर्टकट है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। कोई भी जनरल कॉमन मिस्टेक है उसे कैसे अवॉइड करना है ये भी आपको बता दिया जाएगा, और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो फर्स्ट गो में अटेम्प्ट करना है, सेकंड में या एकदम एंड में, तो वो सारे स्ट्रैटेजी के पॉइंट्स भी आपके साथ डिस्कस कर लिए जाएंगे। सो नाउ वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम देखते हैं तो उसमें हमसे पूछा है कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स drawn from the point A 0, 7/2 to the circle, then tan theta equals, right? तो सबसे पहले इस सर्कल की इक्वेशन को हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो ये इक्वेशन जो है इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14 can be written as 2 into 7 into x. This 16 can be written as minus 2 into minus 8y प्लस 88 एंड दैट इज इक्वल टू 0, राइट? तो ये सर्कल की इक्वेशन है। हमने इसे 2ab के फॉर्म में बदल लिया है और यहाँ पर हमेशा माइनस साइन लेकर आना है। उसके बाद फिर सेंटर ऑफ द सर्कल इमीडिएटली फाइंड आउट कर सकते हो। सेंटर ऑफ द सर्कल, ये जो ब्रैकेट में वैल्यूज लिखी हुई हैं, इसी से आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। और फिर अगर आपको सर्कल की रेडियस पता करनी है तो रेडियस पता करने के लिए इन दोनों नंबर के स्क्वायर्स कर लो। 7 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करो और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसे सब्ट्रैक्ट करके जो भी रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल लो तो रेडियस आ जाएगी। इस रिजल्ट को कैलकुलेट करेंगे सो दैट विल बी 25, तो रेडियस आ जाएगी 5, राइट? इतने कैलकुलेशंस मेरे ख्याल से आपके शुरू के 10-15 सेकंड में, 20 सेकंड में हो जाने चाहिए एटलीस्ट। इतनी प्रैक्टिस हमें जरूर होनी चाहिए सर्कल की इक्वेशन को रिजॉल्व करने की, ठीक है? अब उसके बाद थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा। विजुअलाइज क्या करेंगे कि सर्कल का सेंटर लेट से ये O है, तो O जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7, -8। उसके बाद इस सर्कल पे एक दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट 0, 7/2। हमें पता है कि सर्कल की रेडियस 5 है, तो मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट हमारा ओके, दिस पॉइंट इज गिवन टू अस एज ए, तो इसको हम बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। तो हमें पता है कि ट्राइंगल ए बी ओ ऊपर वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल ए ओ सी नीचे वाला ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे विच मीन्स कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो दोनों टेंजेंट के बीच में अगर टोटल एंगल है थीटा, तो ऊपर वाला एंगल भी θ/2 होगा, नीचे वाला एंगल भी θ/2 होगा। हमें सबसे पहले tan θ/2 निकालना होगा। tan θ/2 कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें OB और BA ये दोनों पता होने चाहिए। अब BA तो अभी पता नहीं है, तो BA निकालने के लिए हमें OA पता करना पड़ेगा। OA की वैल्यू हम डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 7/2 minus of -8, so that will be +8 का होल स्क्वायर, एंड देन इफ यू कैलकुलेट इट तो यहाँ पर आ जाएगा 49, यहाँ पर आ जाएगा 2 8 16 प्लस 7 23 का स्क्वायर दैट इज 529 अपॉन 4, एंड देन यू हैव टू स्टिल सिंप्लीफाई इट फर्दर। तो 49 into 4 is 196 plus 529, so that will be 725 upon 4 का स्क्वायर रूट। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन ऑल्सो से कि अगर हमको पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना है तो OA की जरूरत नहीं है, OA स्क्वायर की जरूरत है, तो OA स्क्वायर विल बी 725 अपॉन 4। अब अगर हम ऊपर वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे
तो हमको ये पता है कि ओ बी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर हैज टू बी इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर आ जाएगा, रेडियस का स्क्वायर, बी ए स्क्वायर, बी ए ही तो कैलकुलेट करना है, उसी के लिए इतनी जद्दोजहद हो रही है। ओ ए का स्क्वायर वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज 725 अपॉन 4। अब ये 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, 725 में से 25 725 बाय 4 में से 25 माइनस करोगे तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 625 बाय 4। ठीक है, 625 बाय 4 का स्क्वायर रूट ले लोगे तो बी ए की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 25 बाय 2। सो डेफिनेटली जो ए बी है वो आ जाएगा 25 बाय 2, है ना। अब इसको यूज करके क्या हम टेन थीटा बाय 2 कैलकुलेट कर सकते हैं? तो डेफिनेटली कैलकुलेट कर सकते हैं टेन थीटा बाय 2। टेन थीटा बाय 2 होगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है 5, बेस है 25 बाय 2। सिंप्लीफाई किया तो 2 ऊपर जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, सो बेसिकली इट विल बी 2 बाय 5। तो हमें टेन थीटा बाय 2 जो है वो 2 बाय 5 है, ये पता चल जाएगा। अब हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा टेन थीटा होता है, अगर हम 2 थीटा के फॉर्मूले को थीटा में कन्वर्ट करें तो वो होता है 2 टाइम्स ऑफ टेन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना, यही होता है। टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमने 2 थीटा की जगह थीटा रखा, तो जहां जहां थीटा था वहां पे थीटा बाय 2 आ जाएगा। तो बेसिकली अब हम टेन थीटा पता कर सकते हैं। टेन थीटा बाय 2 हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, दैट वाज 2 बाय 5। तो 2 इंटू 2 बाय 5 अपॉन 1 माइनस 2 बाय 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2 इंटू 2 बाय 5 हो जाएगा 4 बाय 5। यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा 2 बाय 5 का स्क्वायर मीन्स 4 बाय 25, और 1 में से 4 बाय 25 माइनस किया तो मेरे ख्याल से 21 अपॉन 25। तो 25 तो ऊपर आ जाएगा, 21 नीचे रह जाएगा, 5 से 25 कैंसिल करके 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 21। इसका मतलब टेन थीटा की वैल्यू आएगी 20 अपॉन 21। ठीक, चलिए देन अब अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है बच्चों, राइट, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो ये हमारा 2 बाय 5 होता है ना, 2 बाय 5 ये होता है 0.4, है ना। और हमें ये भी पता है कि टेन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। डेसिमल में निकालेंगे तो 1/√3 है, तो करीब करीब 0.6 आती है। अब ये 0.6 से 0.4 है, कम है। तो जो हमारा टेन थीटा बाय 2 है वो 30 डिग्री से थोड़ा कम होगा, मतलब 0.2 का अंतर है। तो आप करीब करीब 1/3 तो माइनस कर ही सकते हो, मतलब 20 डिग्री, 21 डिग्री, 22 डिग्री इसके आसपास। तो अगर थीटा बाय 2 जो है वो 21-22 डिग्री है तो डेफिनेटली थीटा की वैल्यू जो होगी वो 44-45 डिग्री के आसपास होगी। और हमें पता है कि टेन 45 डिग्री तो 1 होता है, मतलब हमारा जो टेन थीटा है वो भी 1 के बहुत क्लोज होना चाहिए, इट हैज टू बी सुपर क्लोज टू 1। बट अगर हम आंसर ऑप्शंस देखें तो 5 बाय 4 1 से बहुत बड़ा है 1.25, 4 बाय 5 भी 1 से बहुत छोटा है 0.8, 2 बाय 5 तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है, बहुत ही छोटा हो गया। तो 100% आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द ओनली वैल्यू विच इज वेरी क्लोज टू 1। यहां से हमें एक बात और भी समझ में आई कि जब इस क्वेश्चन में हमसे टेन थीटा पूछा जा रहा है तो जो भी हम टेन थीटा बाय 2 निकाल पा रहे हैं वो भी आंसर ऑप्शन में गिवन है, राइट। और ऐसा जनरली होगा क्योंकि कई सारे बच्चे जो हैं वो टेन थीटा बाय 2 निकालने के बाद ही क्वेश्चन को खत्म कर देंगे और आंसर लगा देंगे। तो इसका मतलब आंसर ऑप्शन में कहीं ना कहीं टेन थीटा बाय 2 की वैल्यू भी होगी, और इसका अगर हम फायदा उठाएं तो यस फिर शायद हम इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलो, तो मेरे ख्याल से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, लेकिन यस अगर लगातार आंसर ऑप्शंस को ध्यान से देखते रहोगे तो ये सारी चीजें समझ में आएंगी। उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एक बात और है कि क्वेश्चन नंबर 11 हमें एग्जाम में अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं। तो मैं बोलूंगा शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके कंपैरिजन में काफी आसान आसान क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल होंगे जो इससे कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगे। तो डेफिनेटली जब वो सब सॉल्व हो जाएं और इसी टाइप के क्वेश्चंस पेपर में बचे हुए रहें
तब इसको अटेम्प्ट करो, अदरवाइज शुरू में अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे ये पूछा है कि 2 की पावर 2024 और 5 की पावर 2024 को दोनों को एक्सपेंड करते हैं और दोनों के जितने भी डिजिट्स हैं उनको एक दूसरे के आगे पीछे लिख देते हैं कॉन्जिक्यूटिव, राइट। तो फिर द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स रिटर्न ऑन द पेजेस, मतलब सबसे पहले हमें इसके नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है, फिर इसके नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है, एंड देन वी कैन मूव अहेड। तो डेफिनेटली जब हम डिजिट्स निकालना चाहते हैं तो हमेशा लॉग कैलकुलेट करते हैं। किसी भी नंबर का लॉग कैलकुलेट कर लो, कौन सा लॉग, तो कॉमन लॉगरिथम मतलब बेस 10 के ऊपर, तो आपको उसके डिजिट्स पता चल जाते हैं। कैसे पता चलते हैं, तो सबसे पहले लॉग कैलकुलेट करो, 2024 पावर है तो वो सामने आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा log 2 टू द बेस 10। आई होप कि हम सभी लोगों को पता है कि log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.301। ठीक है, अब 0.301 को 2024 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो इसके लिए आप थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। आपको हमेशा ये बात पता होनी चाहिए कि IIM इंदौर का जो एग्जाम होता है उसमें स्क्रीन पे कैलकुलेटर अलाउड, कैलकुलेटर जो होता है वो अवेलेबल होता है। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए फटाफट कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए। कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो 2024 जो है वो इंटू 3 करते हो तो यहाँ पर आता है 6072, लेकिन ये 0.1 की वजह से ये 609.2 समथिंग हो जाता है, राइट। तो बेसिकली इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें 609 मिल रहा है। हमेशा याद रखेंगे कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है मतलब इंटीजर वैल्यू, तो उसमें +1 कर देते हैं तो हमें नंबर के नंबर ऑफ डिजिट्स पता चल जाते हैं। तो 609 में +1 कर दो तो पहले नंबर में 2 की पावर 2024 में 610 डिजिट है फॉर श्योर। उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर है हमारे पास log 5 की पावर 2024, और अब अगर हम इसको भी रिजॉल्व करें तो 2024 आगे आ जाएगा, log 5 टू द बेस 10 हमें देखना है। log 5 की वैल्यू भी हमें याद होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। log 2, log 3 और log 5 ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो log 5 की जो वैल्यू है वो होगी 0.699, ठीक है। अब अगर आपने ये देखा ध्यान से कि 0.699 को 2024 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो अगेन आई विल टेल यू द सेम थिंग कि आप यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज कीजिए, ठीक है। कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो जब आप इसमें 7 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 16 एंड 7 टू ज़ा 14, तो दिस कम्स आउट टू बी अराउंड 14168, है ना। तो 14168, तो बेसिकली 24 into 7 is 168 and 2 into 7 is 14, तो ये आता है बच्चों 14168। एंड बेसिकली मेरे ख्याल से यहाँ पर जब हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे एकदम एग्जैक्टली पता करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1414.71, ठीक है, इतना आता है। मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है ऑलरेडी, तो 1414.71 इतना आता है। तो अब इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगे इस नंबर में वो हो जाएंगे 1414 प्लस 1, सो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू हाउ मच, तो ये हो जाता है 1415 के बराबर, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अब अगर हम ये देखेंगे दोनों नंबर को हमने कॉन्जिक्यूटिवली लिखा तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इसका सम होगा, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 610 और 1415 दोनों को अगर हमने ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 2025 एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो लाइक रिमेंबर दिस टेक्निक, और इसके अलावा हमेशा याद रखेंगे कि log 2, log 3 और log 5 के वैल्यूज हमें याद होने चाहिए। बेसिकली log 2 और log 5 का सम तो हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई एक वैल्यू भी याद रख लोगे तो दूसरी वैल्यू अपने आप याद हो जाएगी, इन दोनों का सम 1 होता है, ठीक है। तो अगर आपने याद रख लिया कि log 2 0.301 है तो 1 में से माइनस कर देना, log 5 आ जाएगा। लेकिन log 3 की वैल्यू हमें अलग से याद रखनी पड़ती है, log 3 टू द बेस 10 जो है वो 0.4771 के बराबर होता है,
ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज याद रख लो, डेफिनेटली आपको बहुत काम आएंगी एग्जाम में, है ना। चलो उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो बोट्स के ऊपर है, बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, अरिथमेटिक का एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल। उन्होंने बोला एक बोट है जो कि 96 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है इन 8 आवर्स, राइट। तो अगर हमको ये पता है कि जब बोट अप स्ट्रीम जाती है, अप स्ट्रीम जाती है, तो 8 आवर्स में 96 किलोमीटर ट्रेवल करती है। 8 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 96 किलोमीटर। तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? ऑब्वियसली 96 को 8 से डिवाइड कर दो, मतलब 12 किलोमीटर। तो अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, हर घंटे में 12-12 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। उसके बाद जब बोट जो है वो डाउन स्ट्रीम जाती है, डाउन स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के साथ, तो अब उसकी स्पीड बढ़ जाती है, मतलब यही डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे कम टाइम लगेगा, तो 96 किलोमीटर 6 आवर्स में। तो डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में 6 घंटे में 96 किलोमीटर ट्रेवल होते हैं, मतलब यहाँ पर हर घंटे में एवरी आवर 16 किलोमीटर ट्रेवल हो रहे, ठीक। अब उसके बाद उन्होंने बोला कि ऑन द नेक्स्ट डे बोट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, मान लो यहाँ पर पॉइंट ए है, ठीक। उसके बाद गोज डाउन स्ट्रीम फॉर 1 आवर, तो अगर वो एक बार डाउन स्ट्रीम जाती है, मान लो ये वाला डायरेक्शन डाउन स्ट्रीम है, तो ये पहुंचेगी पॉइंट बी पर जो कि 16 किलोमीटर दूर होगा, 1 घंटे में 16 किलोमीटर जाएगी। एंड देन इट कम्स बैक, तो अब अगर ये वापस आती है तो अप स्ट्रीम वापस आएगी, लेकिन फिर भी 1 घंटा ही मूव करेगी। और अगर ये 1 घंटा ही मूव करेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वापस आने वाली है सिर्फ 12 किलोमीटर। इसका मतलब अगर हम सिर्फ एक बार देखें, ए से बी तक गई और बी से सी पर वापस आई, तो 16 किलोमीटर जाना है, 12 किलोमीटर आना है, मतलब फिर भी ए और सी के बीच में 4 किलोमीटर का गैप तो हो गया। तो एक साइकिल में 4 किलोमीटर पीछे रह जाती है, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 4 किलोमीटर पीछे एक साइकिल में। अब यहां से अगर फिर से 16 जाएगी और फिर वापस आएगी तो फिर 4 किलोमीटर और पीछे रह जाएगी ए से, तो डेफिनेटली हमें पता है कि हर साइकिल के बाद 4-4 किलोमीटर का डिस्टेंस ए से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो 100% उन्होंने ये बोला है कि 5 टाइम्स अप स्ट्रीम और 5 टाइम्स डाउन स्ट्रीम जाना है, मतलब कुल मिला के 5 साइकिल होंगी, और 5 साइकिल होंगी तो 4 इंटू 5 मतलब 20 किलोमीटर वो ए से दूर होगी। कौन से डायरेक्शन में दूर होगी? डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में। तो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में होगी बोट 5 साइकिल के बाद। तो आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। मेरे ख्याल से सुपर इजी क्वेश्चन था, केवल पढ़ने में टाइम लगेगा क्योंकि 3-4 लाइंस लिखी हुई है, तो थोड़ा सा टाइम पढ़ने में लगाना पड़ेगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप 60 टू 90 सेकेंड्स में डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ गिवन पॉइंट टू अ गिवन सर्कल इज 4 सेंटीमीटर एंड द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इज 9 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर कोई भी पॉइंट सर्कल की सरकमफेरेंस पे, जिसको हम सर्कल ही कहते हैं, तो अगर कोई भी पॉइंट सर्कल पर, जब हम मैथमेटिक्स में सर्कल बोलते हैं ना, तो उसका मतलब होता है सर्कल की बाउंड्री, ना तो हम सर्कल के अंदर की बात कर रहे होते हैं ना सर्कल के बाहर की बात कर रहे होते हैं। तो अगर कोई भी पॉइंट सर्कल पर है, मतलब सर्कल की बाउंड्री पर, तो उसका सेंटर से मिनिमम डिस्टेंस भी रेडियस के बराबर होगा और मैक्सिमम डिस्टेंस भी रेडियस के बराबर होगा, वो तो हमेशा आर के बराबर ही होगा। तो मतलब अगर इस पॉइंट का सेंटर से मिनिमम डिस्टेंस अलग है, या सेंटर से नहीं सर्कल से बोलो, अगर कोई भी पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर है तो उसका सर्कल से डिस्टेंस कितना है? 0, मिनिमम भी 0 मैक्सिमम भी 0। लेकिन अगर ये पॉइंट का मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस क्वेश्चन में अलग अलग बताया जा रहा है, तो इसका मीनिंग ये होता है कि ये पॉइंट या तो सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर, सर्कल के ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है। अब दूसरी बात कि जब भी हम किसी भी पॉइंट का सर्कल के रिस्पेक्ट में मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस पता करते हैं, तो वो हमेशा रेडियल डिस्टेंस होना चाहिए। कौन सा? इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि सर्कल से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस मिनिमम या मैक्सिमम पता करना हो तो वो हमेशा रेडियल डिस्टेंस होता है। मतलब एक ऐसा डिस्टेंस, एक ऐसी
एक ऐसा डिस्टेंस जो कि रेडियस के ऊपर ही मेजर किया जाएगा। ठीक है, कैसे? तो इसको डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए कि जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, यहां पर पॉइंट है। ठीक है, अब मुझे सर्कल से इसका मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस पता करना है, तो हम हमेशा सर्कल का सेंटर लेंगे, सेंटर से हम इस पॉइंट को मिलाएंगे। ठीक है, ये सर्कल की रेडियस है ना, तो रेडियस से होते हुए जाएंगे, सेंटर से सर्कल, सर्कल से पॉइंट, और फिर देखेंगे कि ये डिस्टेंस कितना है। तो ये डिस्टेंस कहलाएगा मिनिमम डिस्टेंस, यहां पर दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू 4। उसके बाद हमको अगर मैक्सिमम निकालना है तो इसी लाइन को हम दूसरे एंड तक लेकर जाएंगे, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, जो कि हमें गिवन है कितना, 9। राइट, तो मिनिमम डिस्टेंस है 4, मैक्सिमम डिस्टेंस है 9। तो अब हमें ये पता चला कि यहाँ पर ये जो बाकी का पार्ट बच गया है ये कितना हो गया। तो अगर ये 4 है, ये 9 है, तो ये पूरा पार्ट 5 है, और 5 है तो सर्कल की रेडियस जो होगी वो 5 की आधी हो जाएगी, मतलब 2.5। लेकिन थोड़ा सा सोचो कि ये तो सिर्फ एक ही केस हुआ ना कि पॉइंट सर्कल के बाहर है, तो क्या होगा? अगर सर्कल के अंदर हुआ तो क्या होगा? मान लो मैंने आपसे ये बोला कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर, तो अब बताओ सर्कल की रेडियस कितनी है? तो डेफिनेटली फिर आप सर्कल के सेंटर से ही देखोगे, सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करो और देखो कि ये वाला डिस्टेंस 4 है, और दूसरी तरफ अगर देखोगे तो ये वाला जो पूरा डिस्टेंस है ये 9 है। तो हमको ये पता चल जाएगा कि अब अगर हम सर्कल की रेडियस निकालें तो हमको समझ में, अच्छा मेरे ख्याल से सर्कल के सेंटर से नहीं, सर्कल से, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये 4 है, और ये जो डिस्टेंस है ये 9 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पॉइंट है वो डायमीटर पर है, डायमीटर पर है, और एक तरफ से डिस्टेंस 4 है, दूसरी तरफ से 9 है, मतलब जो हमारा पूरा डायमीटर है वो 9 + 4 13 हो जाएगा, और जो सर्कल की रेडियस है वो डायमीटर से आधी, मतलब 6.5 हो जाएगी। तो हमको ये बात समझ में आती है कि अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो रेडियस 2.5 आएगी, और अगर सर्कल के अंदर है तो रेडियस 6.5 आएगी। मींस आंसर ऑप्शन ए मस्ट बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 14। अगेन, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द सुपर इजी क्वेश्चंस। मेरे ख्याल से हम 30-40 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, राइट आंसर आएगा, बहुत जल्दी आएगा। नहीं क्लियर है तो मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो इनमें से कोई एक ही केस लेते हैं और आंसर या तो बी या डी लगाकर आ जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना, किसी भी क्वेश्चन में जितने भी केसेस बन सकते हैं वो सारे केसेस कवर करने की कोशिश हमेशा करना। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन। अगेन मेरे ख्याल से अगर आप इस क्वेश्चन को रीड करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये भी एक बहुत इजी क्वेश्चन था पेपर में। एक सर्वे हुआ 500 लोगों के ऊपर। इट वाज फाउंड दैट 250 पीपल ओन्ड अ 4 व्हीलर बट नॉट अ 2 व्हीलर, 100 owned a 2 व्हीलर but not a 4 व्हीलर, and 100 owned neither a 4 व्हीलर nor a 2 व्हीलर, then the number of people who owned both is। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आई ऑलवेज सजेस्ट कि हमें डायग्राम से सॉल्व करना चाहिए, वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम में ये जो रेक्टेंगल होता है ये टोटल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है कि हम कितने लोगों के ऊपर सर्वे कर रहे हैं या कितने लोगों को कंसीडर कर रहे हैं। पूरे क्वेश्चन का ये यूनिवर्स होता है, इसे यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि ये जो यूनिवर्सल सेट है ये 500 लोगों का है, क्योंकि क्वेश्चन में 500 लोगों की ही बात हो रही है, तो क्वेश्चन का यूनिवर्स सिर्फ 500 लोगों का ही है। ठीक है, उसके अलावा दुनिया में क्या हो रहा है इसमें क्वेश्चन से इसको कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें दो तरीके के लोग पाए जाते हैं, एक वो जिनके पास 2 व्हीलर्स हैं, दूसरे वो जिनके पास 4 व्हीलर्स हैं, तीसरे वो हो सकते हैं जिनके पास दोनों चीजें हैं, तो वो यहाँ आ जाएंगे बीच में। ठीक, अब उन्होंने बोला कि 250 लोग तो ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर नहीं है, तो यहाँ पर रखेंगे हम 250। ठीक, उसके बाद उन्होंने ये बोला कि 100 लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर नहीं। ठीक है, और 100 ऐसे हैं जिनके पास दोनों में से कोई चीज नहीं है, यहाँ पर 100 लोग ऐसे हैं। अब ऑब्वियसली जिनके पास 2 व्हीलर भी नहीं है, 4 व्हीलर भी नहीं है,
वो क्वेश्चन में तो है, मतलब इस रेक्टेंगल के अंदर तो है, लेकिन सर्कल्स में नहीं आएंगे। तो रेक्टेंगल के कोने में लिख दो कि यहाँ पे 100 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। ना तो इनके पास टू व्हीलर है ना फोर व्हीलर है। इस सर्कल में वो लोग हैं जो टू व्हीलर रखते हैं, इसमें वो लोग हैं जो फोर व्हीलर रखते हैं। अब ऑब्वियसली अगर 500 में से 100 लोग यहाँ हैं, राइट, 500 में से अगर 100 लोग यहाँ पर हैं, तो सर्कल्स के अंदर कितने लोगों को होना चाहिए? 400 लोगों को, क्योंकि 100 ही तो ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं। तो सर्कल के अंदर अगर 400 लोगों को होना चाहिए, तो अभी सर्कल के अंदर हमें सिर्फ 350 दिखाई दे रहे हैं। 100 के पास टू व्हीलर है, 250 के पास फोर व्हीलर है, तो ये हुए 350। लेकिन 400 होना चाहिए, मतलब 50 लोग ऐसे डेफिनेटली हैं जिनके पास दोनों चीजें हैं। तो 50 people have both the type of vehicles, ठीक है। So this is how we could have solved this question. Again, a very simple, a super easy question could have been solved in less than 1 minute, और इसको हमें डेफिनेटली एग्जाम में अटेम्प्ट करना चाहिए था। इसमें एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि बच्चे लोग जो होते हैं वो इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला भी तो आप लोग पढ़ के जाते हो कि n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू n ऑफ a यूनियन b। लेकिन अब इसमें दिक्कत यह है कि आपको यूनियन तो पता है, यूनियन भी नहीं पता। यूनियन मतलब निकालना पड़ेगा कि 500 लोगों में से 100 लोगों के पास कुछ नहीं है, तो यूनियन होगा 400 लोगों का। दोनों सर्कल का यूनियन होगा 400 लोगों का। लेकिन अब आपको जो वैल्यूज पता है ना, वो ओनली ए और ओनली बी की वैल्यूज है। मतलब बेसिकली ओनली ए का मतलब होता है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओनली बी का मतलब होता है एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये वैल्यूज पता है, तो अगर 2 बार माइनस कर दिया तो यहाँ तो एक ही बार है, तो फिर प्लस 1 बार करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। तो अगर आपने यहाँ पर वैल्यू देखी, तो ये वाली जो वैल्यू है ये हमको दी हुई है 100, ये वाली जो वैल्यू है ये हमको दी हुई है 250, और यहाँ पर जो वैल्यू है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो हमें नहीं पता, और इसका जो यूनियन है वो है 400। तो इस तरीके से आएगा। लेकिन अगर इसमें गलती से भी आपने एन ऑफ ए को 100 रख दिया और एन ऑफ बी को अगर 250 रख दिया, तो फिर गलत आंसर आ जाएगा, क्योंकि ओनली ए और ओनली बी की वैल्यूज हमें पता है, हमें पूरे ए और पूरे बी के वैल्यूज यहाँ पर नहीं पता, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन अवॉइड दिस मिस्टेक, ठीक। चलो देन, तो मेरे ख्याल से ये सेशन भी जो है वो अब यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क। एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसके सारे टर्म्स का सम, इनफाइनाइट टर्म्स का सम 80 है, लेकिन इसके फर्स्ट 2 टर्म्स का सम 35 है। तो देन द वैल्यू ऑफ n फॉर विच द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स इज क्लोजेस्ट टू 100 इज। अब ऑब्वियसली अगर इसके n टर्म्स का सम 100 के आसपास है और पूरे सीरीज का सम, पूरे प्रोग्रेशन का सम 80 है सॉरी, तो ये कैसे होगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। अगर इसको समझ लिया तो मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करके रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसे डिस्कस करेंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिख सकते हो, अगर पॉसिबल हुआ तो आपके कमेंट को या आपके नाम को, अगर आपने आंसर सही दिया तो नेक्स्ट सेशन में हाईलाइट भी किया जाएगा। तो चलिए फिर इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी हेल्थ फिटनेस का अच्छे से ध्यान रखिए और एग्जाम्स की तैयारी लगातार करते रहिए। सो हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, टाटा, बाय बाय।